नमस्कार साथियों, एपिकल एग्री एकेडमी से मैं मनोहर धाकड़ आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग यूपी पीजीटी और टीजीटी की एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मैं आपके सामने यूपी टीजीटी की एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, उनके सही आंसर क्या होंगे, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसके पहले कि हम लोग क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करें, जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देख पाए होंगे उनको मैं बता दूं कि दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम पिछली बार हुई थी उस एग्ज़ाम के अंदर हमारी संस्था के बहुत ही होनहार छात्र राय साहब पटेल, जिन्होंने हमारी एपिकल एग्री एकेडमी का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था, और इस कोर्स को ज्वाइन करने के पश्चात इन्होंने यूपी टीजीटी और पीजीटी इन दोनों ही एग्जाम के अंदर टॉप 10 के अंदर स्थान प्राप्त किया था। और सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी से इन्होंने यूपी टीजीटी में फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी, और सामान्य वर्ग से पीजीटी के अंदर इन्होंने 6th रैंक प्राप्त की थी। तो साथियों, अगर देखें तो ऑनलाइन तैयारी करके भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, मेरिट में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप घर बैठे ही पूरे कोर्स की तैयारी ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर और पीडीएफ के रूप में नोट्स जो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए साथियों, हम बात करें कि यूपी टीजीटी की एग्जाम में पिछली बार किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, उनके सही आंसर क्या होंगे, और उस क्वेश्चन को देख के हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि उसके आसपास के क्वेश्चन और किस प्रकार से बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करेंगे हम लोग यूपी टीजीटी के एक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर, जो आपकी एग्जाम में पिछली बार पूछे गए थे, उनके सही आंसर क्या थे और उसके आसपास के कैसे कैसे क्वेश्चन नए बन सकते हैं। देखिए, हम बात करेंगे एग्जाम का पहला क्वेश्चन है, लिनसीड इज कॉमनली नोन एज। लिनसीड यानी कि अलसी, अलसी को सामान्यतः क्या कहा जाता है, और यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा दोस्तों कि अलसी के धागे को हम लोग फ्लेक्स कहते हैं। अलसी का जो धागा होता है उसको फ्लेक्स कहा जाता है, और यहाँ पर लिनसीड की हम बात करें अलसी को, तो अलसी को फ्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्लेक्स। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अलसी के धागे को फ्लेक्स कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जूट का जो फाइबर होता है, जूट का जो धागा होता है उसको बास्ट कहा जाता है। तो जूट फाइबर इज आल्सो नोन एज बास्ट फाइबर, जूट के धागे को बास्ट कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से कॉटन या कपास की हम बात करें, जिसके धागे को लिंट और फज कहा जाता है। तो हो सकता है कि आपकी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लिनसीड को हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्लेक्स कहते हैं। हो सकता है कि फाइबर क्रॉप में वो आपको जूट के फाइबर के बारे में बोले, तो जूट के फाइबर को हम लोग गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, सुवर्ण तंतु भी कहा जाता है। तो जूट के बारे में आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जूट का धागा क्या कहलाता है, गोल्डन फाइबर कहलाता है, और वो फ्लोएम से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको बास्ट फाइबर भी कहते हैं। तो जूट को हम लोग बास्ट फाइबर कहेंगे, कपास के धागे को हम लोग लिंट और फज नाम से पुकारेंगे। चलिए बात करेंगे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम बात करें। व्हिपटेल इज ए डिसऑर्डर ऑफ द कॉलीफ्लावर, यानी कि व्हिपटेल जो है ये फूल गोभी का एक समस्या है, एक दैहिक विकार है, एक व्याधि है, और ये किसकी कमी से होता है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। दोस्तों, फूल गोभी या कोलक्रॉप की हम बात करें, इसमें व्हिपटेल नाम की समस्या जो है वो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा कि व्हिपटेल जो है, जिसमें चाबुक नुमा एक संरचना कर्ड में से निकल जाती है और उसका जो कर्ड है वो खराब हो जाता है, तो ये जो समस्या है ये मोलिब्डेनम की कमी से होती है। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, मेन काजेज ऑफ द ब्लैक टिप ऑफ द मैंगो। ब्लैक टिप ऑफ द मैंगो यानी कि आम में जो ब्लैक टिप या कोयली रोग है उसका मुख्य कारण क्या है। देखिए दोस्तों, इस व्याधि की हम बात करें जिसका नाम है ब्लैक टिप, ये ईंट के भट्टे से निकलने वाला जो धुआं होता है, द स्मोक ऑफ द ब्रिक्स, उसमें जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है, उसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, SO2 और एसिटिलीन गैस, है ना। इसके अलावा यदि वो किसी गैस की बात करें तो ये एसिटिलीन गैस की वजह से भी यह समस्या उत्पन्न होती है। और इसके ऊपर सबसे पहले जो रिकॉर्ड देखा गया था कि इसके ऊपर लेख किसने लिखा था, तो वुड हाउस ने इसके ऊपर सबसे पहले रिसर्च किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक टिप ऑफ द मैंगो जो कि ईंट के भट्टों से निकलने वाले धुएं, जिसमें CO2, SO2 और एसिटिलीन गैस होती है, उसकी वजह से व्याधि उत्पन्न होती है। यदि माइक्रो एलिमेंट की हम बात करें तो ये समस्या बोरोन की कमी से भी उत्पन्न होती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि ब्लैक टिप के लिए कौन से सूक्ष्म तत्व की कमी जिम्मेदार होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि बोरोन की कमी से भी समस्या उत्पन्न होती है, और इसीलिए 0.6% बोरेक्स का स्प्रे किया जाता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए बोरेक्स 0.6% का स्प्रे भी किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बात करेंगे
और दोस्तों एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये टीजीटी की एग्जाम के रियल क्वेश्चन है, यानी कि यही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आए हुए थे और संभावना है कि इसके आसपास ही क्वेश्चन ही आपकी एग्जाम में फिर से आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, गरीबी हटाओ स्लोगन। गरीबी हटाओ स्लोगन जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? साथियों ये जो स्लोगन है ये इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके द्वारा ये स्लोगन दिया गया था, गरीबी हटाओ स्लोगन। चलिए आगे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच वेजिटेबल ऑयल इज गुड फॉर द हार्ट पेशेंट? गुड फॉर द हार्ट पेशेंट, हृदय रोगियों के लिए किस प्रकार का खाद्य तेल जो है वो सबसे अच्छा होता है? साथियों हार्ट पेशेंट की हम बात करें, जिनके अंदर हार्ट की समस्या है, तो वो कम कोलेस्ट्रॉल वाला जो एडिबल ऑयल है वो उनके लिए बेस्ट होता है। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि हृदय रोगियों के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा होगा, तो सनफ्लावर, सूरजमुखी का जो तेल है ये इनके लिए बेस्ट होता है। सनफ्लावर और सेफ्लावर का जो ऑयल है वो इनके लिए अच्छा माना जाता है। उसका कारण है कि इनके अंदर पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं। आपकी एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि सनफ्लावर का जो ऑयल है, सूर्यमुखी का जो तेल है, वो हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा क्यों माना जाता है? तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इसके अंदर पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड या असंतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं, जिसको हम लोग पूफा भी कहते हैं। PUFA, पूफा, इसको हम लोग पूफा कहते हैं, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। उसकी वजह से ये सनफ्लावर का जो ऑयल होता है ये सबसे बेस्ट होता है। और ऐसे कौन कौन से अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है OLLA, ये 4 जो एग्जाम्पल है ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल है, यानी कि असंतृप्त वसीय अम्ल है, जिसकी वजह से सनफ्लावर का जो ऑयल होता है वो हार्ट के पेशेंट के लिए सबसे अच्छा माना गया। यहाँ पर इनके फुल फॉर्म की हम बात करें, O का मतलब होता है ओलिक, O फॉर ओलिक, एल का यहाँ पर मतलब होगा लिनोलिक, अगेन फिर एल है लिनोलिनिक, और ए का मतलब होगा आर्चिडोइक। तो यहाँ पर ओला का पूरा मतलब क्या, ओलिक, लिनोलिक, लिनोलिनिक और आर्चिडोइक। और ये 4 के 4 असंतृप्त वसीय अम्ल है जो सूर्यमुखी के तेल में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करें, विच वन इज नॉट ए मिल्च टाइप इंडियन कैटल? यहाँ पर ऑप्शन की हम बात करेंगे। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में उन्होंने दिया था कि साहिवाल, साहिवाल, गिर, सिंधी और अमृतमहल, ये आपके ऑप्शन थे। और इन चारों में से दुधारू नस्ल कौन सी नहीं है भारत की? वो कौन सी गाय है जो दुधारू नस्ल के रूप में नहीं जानी जाती? साथियों साहिवाल, गिर, सिंधी और देवनी, है ना, ये 4 तो नस्लें ऐसी है जिनको दुधारू नस्ल कहा जाता है। तो यहाँ पर साहिवाल, गिर और सिंधी ये तो दुधारू नस्ल हैं, लेकिन जो अमृतमहल है ये दुधारू नस्ल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अमृतमहल जो है ये दुधारू नस्ल के रूप में नामांकित नहीं की गई है। और गाय की 4 जो दुधारू नस्लें हैं, जो भारतीय गाय की हम बात करें, इंडियन ब्रीड की हम बात करें, उसमें 4 जो नस्लें हैं, साहिवाल, गिर, सिंधी और देवनी, ये दुधारू नस्लें या मिल्च ब्रीड के रूप में जानी जाती है। चलिए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पाइन इज ए ब्रीड ऑफ? अल्पाइन जो है ये किसकी नस्ल है? साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अल्पाइन इज ए ब्रीड ऑफ द गॉट, यानी कि ये बकरी की नस्ल है और बकरी की ये विदेशी नस्ल है। और यहाँ पर आपको मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूँ कि यहाँ पर लाइव स्टॉक का सिलेबस भी आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्पेशली आपको गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इन 4 की जो नस्लें हैं, देसी नस्लें जो हैं उनके बारे में, विदेशी जो नस्लें हैं उनके बारे में, और कुछ जो क्रॉस ब्रीड हैं, संकर नस्लें, उनके बारे में आपको अच्छी जानकारी होना चाहिए। चलिए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, विच पेयर इज ऑफ द क्रॉप एंड इंसेक्ट पेस्ट? क्रॉप और इंसेक्ट पेस्ट को लेकर के इनमें से कौन सा पेयर जो है वो गलत है? फसल और फसल में लगने वाले जो कीट हैं उसको लेकर के यहाँ पर बात की गई है। जैसे शुगर केन की हम बात करें, गन्ना, गन्ने में गुरदासपुर भेदक लगता है क्या? ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली में व्हाइट ग्रब लगता है। रेप सीड यानी कि सरसों की हम बात करें जिसमें एफिड या माहू का अटैक होता है। और सनफ्लावर की हम बात करेंगे, यहाँ पर दिया है पेंटेड बग। इन 4 में से
करेक्ट आंसर कौन सा नहीं है, यानी कि 3 जो है वो सही है। दोस्तों शुगर केन में गुरदासपुर बोरोन लगता है तो ये करेक्ट है। ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली में व्हाइट ग्रब सफेद ग्रब लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। सरसों के अंदर माहू की यानी एफिड की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे सनफ्लावर में पेंटेड बग, ये नहीं लगता, यानी कि ये वाला जो आंसर ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर नॉट ए करेक्ट, गलत कौन सा है तो हम कहेंगे जो डी वाला ऑप्शन है ये यहाँ पर गलत है। पेंटेड बग जो है, पेंटेड बग जिसका साइंटिफिक नेम है बगराड़ा कुर्सीफेरा, कुर्सीफेरा मतलब कुर्सी फेरी परिवार, तो हम कह सकते हैं कि ये कुर्सी फेरी परिवार यानी कि सरसों का कीट है। तो यहाँ हम बोलेंगे कि जो सनफ्लावर में इन्होंने जो पेंटेड बग दिया है ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि पेंटेड बग जो होता है ये मस्टर्ड यानी कि सरसों में लगता है। आगे हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द क्लाउड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड, यानी कि उस बादल का नाम बताइए जो सतत लगातार बारिश करता है। ठीक है दोस्तों, और यहां पर हमारा जो सही आंसर आएगा उस आंसर नाम है कि जो निम्बोस्ट्रेटस बादल होते हैं, निम्बो स्टेटस जो बादल होते हैं ये सतत बारिश के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा निम्बो स्टेटस, और इनकी ऊंचाई बहुत कम होती है, लो लेवल के क्लाउड होते हैं और जो मॉइस्चर से भरपूर होते हैं, यानी कि इनमें नमी की मात्रा खूब होती है, कम ऊंचाई के बादल होते हैं और यही सतत या लगातार बारिश करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। चलिए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन सीड कंटेन दी, यानी कि सोयाबीन के बीज में ऑयल और प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हमारा आएगा कि सोयाबीन में 20% जो है वो ऑयल होता है और 40% 40% जो है उसमें प्रोटीन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सोयाबीन जिसको वेजिटेरियन मीट या शाकाहारियों का मांस भी कहा जाता है, प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। तो सोयाबीन में 20% प्रोटीन और 20% तेल और 40% प्रोटीन होता है। और इस डाटा को यदि हम रिवर्स कर दे यानी कि उल्टा कर दे तो मूंगफली के अंदर तेल और प्रोटीन की मात्रा निकल आती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम ध्यान रखिए कि सोयाबीन में जितना तेल होता है उतना मूंगफली में प्रोटीन होता है, और सोयाबीन में जितना प्रोटीन होता है उतना मूंगफली में तेल होता है। तो अगर एक डाटा हम याद कर लेते हैं तो एक डाटा के भरोसे हम दूसरा डाटा भी हम सही कर सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे काउ ब्रीड राठी, गाय की एक नस्ल है राठी, इज कॉमनली फाउंड इन द स्टेट, यानी कि गाय की जो नस्ल है राठी ये सामान्यतः कौन से राज्य में पाई जाती है। साथियों राठी जो नस्ल है ये राजस्थान में पाई जाती है, और राजस्थान में भी स्पेशली जो अलवर जिला है वहां पर मुख्य रूप से यह नस्ल पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना कि राठी ब्रीड इज कॉमनली फाउंड इन दी राजस्थान। चलिए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों नियर बाय केनाल, नहर के आसपास की जो मिट्टी होती है वो किस प्रकार की हो जाती है, यानी कि नहर के आसपास की जो खेत होते हैं, नहर के आसपास की जो मिट्टी होती है उसकी प्रकृति किस प्रकार की हो जाती है। दोस्तों ये सोइल जो है वो एल्केलाइन हो जाती है। एल्केलाइन का मतलब होता है क्षारीय। तो नहर के आसपास की मिट्टी क्षारीय हो जाती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कि नहर के आसपास का जो इलाका होता है वो नहर के पानी की वजह से भर जाता है, यानी कि नहर का जो पानी है वो रीस करके सीपेज की वजह से नहर के आसपास के क्षेत्रों में पानी भर जाता है, और जहां पर लंबे समय तक पानी भरा रहता है, जो वाटर लॉक्ड सोइल होती है, वहां पर नीचे के जो साल्ट होते हैं, जमीन के अंदर के जो लवण होते हैं वो पानी में घुल करके ऊपर आ जाते हैं। तो जहां पर पानी रुका रहेगा, जहां पर पानी भरा रहेगा, वहां की मिट्टी क्षारीय हो जाती है। तो जो नहर के आसपास की मिट्टी है, सोइल नियर द कैनाल, नहर के आसपास के जो क्षेत्र है जहां पर पानी भरा रहता है, नहर का पानी जहां जमा हो जाता है, वहां की मिट्टी क्षारीय हो जाती है। चलिए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, मेथड्स ऑफ द मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन यानी कि समूह संपर्क या समूह संचार की विधि कौन सी है, उस विधि का नाम बताइए जिसमें हम लोग एक साथ कई लोगों को हमारा मैसेज दे सकते हैं। साथियों यहां पर हम बात करेंगे तो जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर की हम बात कर लें या फिर रेडियो और टेलीविज़न की हम बात कर लें, ये ऐसे सोर्सेस है जहां पर हम एक साथ लाखों करोड़ों लोगों को मैसेज दे सकते हैं। यही कारण है कि आजकल एडवर्टाइजमेंट की हम बात करें, विज्ञापन की हम बात करें, तो समाचार पत्र के माध्यम से अगर विज्ञापन दिया जाता है, रेडियो या टीवी के माध्यम से भी विज्ञापन दिया जाता है, तो एक साथ लाखों करोड़ों लोगों को हम मैसेज दे सकते हैं। तो यहाँ पर समूह संपर्क की हम बात करेंगे, मास कम्युनिकेशन की हम बात करेंगे, तो न्यूज़पेपर या फिर टीवी या फिर रेडियो, ये ऐसे सोर्सेस है जहां पर हम लोग एक साथ कई लोगों को मैसेज दे सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15, लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि वातावरण की हम बात करें, एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग परतें होती है उसमें सबसे नीचे वाली परत का नाम क्या है। साथियों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि वातावरण की जो अलग अलग परतें जिसमें ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर आती है, इन सभी अलग अलग परतों को किसके आधार पर अलग अलग किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जलवायु की हम बात करेंगे, मौसम की हम बात करेंगे, मेट्रोलॉजी के ऊपर भी अच्छे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे हुए हैं। यहां पर हमारा जो आंसर आएगा उसका नाम है ट्रोपोस्फियर। और आपको ध्यान रखना है कि ये वातावरण की जो अलग अलग परतें हैं इनका वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है, तो तापमान में होने वाले परिवर्तन के आधार पर ये अलग अलग परतें बनाई गई है। तो यहां पर हम बात करेंगे सबसे नीचे वाली परत का नाम क्या है, तो हमारा सही आंसर आएगा कि जो ट्रोपोस्फियर है वो सबसे नीचे वाली परत है, इसके बाद में स्ट्रेटोस्फियर आती है, उसके बाद फिर मेसोस्फियर आती है और उसके बाद में थर्मोस्फियर आती है। चलिए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, और हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज द मिल्क शुगर। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से दूध की शर्करा कौन सी है। अलग अलग ऑप्शन थे, सुक्रोज की हम बात कर लेंगे, ग्लूकोज की हम बात कर लेंगे, लैक्टोज और माल्टोज की हम बात करेंगे। इनमें से मिल्क शुगर कौन सी है, तो लैक्टोज। लैक्टोज को मिल्क शुगर या दूध की शर्करा कहा जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि यह एक डाइसैकेराइड है। लैक्टोज है जो कि एक डाइसैकेराइड है और यहां पर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर के बनी होती है। और आपकी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो दूध की शर्करा है लैक्टोज, इसका फार्मूला क्या है। हो सकता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन वो दे दे कि लैक्टोज का फार्मूला क्या है दोस्तों। तो जो फार्मूला हम लोग सुक्रोज के लिए इस्तेमाल करते हैं, दो मोनोसेकेराइड के मिलने से एक डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज का फार्मूला जो है वो मोनोसेकेराइड के लिए, सुक्रोज का जो फार्मूला है वो डाइसैकेराइड के लिए। तो जो फार्मूला हम लोग सुक्रोज के लिए इस्तेमाल करते हैं वही फार्मूला यहाँ पर लैक्टोज के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, लैक्टोज का निर्माण किन किन शर्कराओं के मिलने से होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। हम क्या बोलेंगे, ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर के बनी होती है। चलिए हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया सेट अप द प्लानिंग कमीशन। भारत सरकार ने प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग की हम बात करें, भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन कब किया था। साथियों यहां पर हमारा सही आंसर आएगा कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 15 मार्च 1950। इस तारीख को योजना आयोग का गठन किया गया था। और अभी वर्तमान की हम बात करें तो योजना आयोग को नीति आयोग, NITI नीति आयोग कहा जाता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो आपकी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि नीति आयोग या जो योजना आयोग है उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री जो है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है, प्रोजेनी ऑफ द ब्रीडर सीड। प्रजनक बीज की संतान को हम क्या कहेंगे। ब्रीडर सीड से जो नया सीड बनता है, प्रजनक बीज से बनने वाले जो बीज है उसकी हम बात करेंगे। तो इसकी प्रोजेनी को फाउंडेशन सीड कहा गया है, जिसको आधार बीज हम कह सकते हैं। तो प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड की जो प्रोजेनी होती है उसको फाउंडेशन सीड कहते हैं। और इसी को मदर सीड भी कहा जाता है। आपकी एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मदर सीड किसे कहा जाता है। ठीक है, तो फाउंडेशन सीड को ही मदर सीड कहा जाता है। और फाउंडेशन सीड को किस कलर का टैग दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर व्हाइट कलर का टैग यानी कि सफेद रंग का जो टैग है ये फाउंडेशन सीड या मदर सीड को दिया जाता है। चलिए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19, द रेड कलर ऑफ द टोमेटो इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। टमाटर का जो लाल रंग होता है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, ये किसकी वजह से होता है, वो कौन सा पिगमेंट है जो टमाटर को लाल रंग प्रदान करता है। साथियों यहां पर हमारा आंसर आएगा लाइकोपीन। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन की वजह से होता है। और यहां पर आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मैं देना चाहता हूं कि फलों और सब्जियों में जितने भी प्राकृतिक रंग होते हैं, द नेचुरल कलर्स ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, दीज आर द गुड सोर्सेस ऑफ द एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। यानी कि इन सभी में प्राकृतिक रंग जिन फलों और सब्जियों में होते हैं, जिसे हम बात करें स्ट्रॉबेरी का जो रंग है
चुकंदर का जो रंग होता है वो, काले अंगूर की हम बात कर ले, या फिर यहाँ पर टमाटर के अंदर जो रंग होता है इसकी हम बात करें, ये जितने भी प्राकृतिक रंग है ये कैंसर से बचाने का गुण इनके अंदर पाया जाता है। तो इनमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है। यानी हमारी डाइट में इस प्रकार के फल और सब्जियों को हम यदि शामिल करते हैं जिनमें कोई प्राकृतिक रंग पाया जाता है तो वो सब हमें कैंसर से बचाने का काम करते हैं। चलिए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है दोस्तों कि जब टमाटर के फल कच्चे होते हैं तब हरे होते हैं और पकने के बाद वो लाल हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? टोमेटो की हम बात करें, टमाटर या मिर्ची की हम बात करेंगे तो कच्ची अवस्था में टेंडर स्टेज में उनका रंग हरा होता है लेकिन पकने के बाद वो लाल हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्लांट में जो ग्रीन कलर होता है, हरा रंग, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। तो पौधे का या फल का हरा रंग जो है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है और पकने के बाद जब वो लाल हो जाता है तो हम कहेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। पौधे में जो रंगीन भाग होता है, कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि टमाटर के फल जब कच्चे होते हैं तब वो हरे होते हैं और पकने के बाद वो लाल हो जाते हैं, तो हम कहेंगे उनका जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। चलिए आगे हम बात करेंगे वेरी वेगरस रूट स्टॉक ऑफ द एप्पल। सेमफल का अधिक ओजस्वी, बहुत ज्यादा ओजस्वी, बहुत अच्छी वृद्धि करने वाले मूल वृंत का नाम क्या है? दोस्तों यहां पर हमारा करेक्ट आंसर आएगा M25। M25 जो है ये एप्पल का वो रूट स्टॉक है जो बहुत ही ज्यादा ओजस्वी होता है। ठीक है, अगर यहां पर ऐसा था कि सेमी वेगरस यानी कि अर्ध ओजस्वी की हम बात करते तो यहां हमारा आंसर जाता है MM111, MM111, ये हमारा आंसर होता। तो यहां पर वेरी वेगरस की बात करी, बहुत ज्यादा ओजस्वी गुण वाले मूल वृंत की बात कर रखी है, तो यहां पर M25 हमारा आंसर आएगा। सेमी वेगरस की हम बात करते तो यहां पर हमारा आंसर MM111 होता, और सिर्फ यदि वेगर की हम बात करते ओजस्वी की तो M9 जो रूट स्टॉक होता है वो वेगरस रूट स्टॉक कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है। चलिए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हाइपोजियल जर्मिनेशन इज फाउंड इन। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण किस प्रकार की फसलों में पाया जाता है? वहां पर ऑप्शन में थे कि पल्सेस क्रॉप यानी कि दाल वाली फसलें, या ग्रासेस यानी कि घास वाली फसलें। साथियों आपको ध्यान रखना कि हाइपोजियल को हम हिंदी में बोलेंगे अधोभूमिक। अधोभूमिक प्रकार का अंकुरण कौन सी फसल में पाया जाता है? यानी कि जर्मिनेशन के टाइम पे, अंकुरण के समय जब बीज पत्र जमीन के बाहर नहीं आ पाते, जब किसी पौधे के बीज पत्र जमीन के अंदर ही रह जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे हाइपोजियल जर्मिनेशन। और दोस्तों जितनी भी ग्रासेस हैं, ग्रासेस की हम बात करें जो कि मोनोकोट ग्रुप में आती है, तो जो घासें हैं उनमें हाइपोजियल टाइप का जर्मिनेशन पाया जाता है। जनरली हम बात करें दाल वाली फसलों की हम बात करेंगे, पल्सेस की हम बात करेंगे, लेग्यूम क्रॉप की हम बात करेंगे, स्पेशली सोयाबीन की हम बात कर ले तो दाल वाली बहुत सारी फसलों में बीज पत्र जमीन के ऊपर आ जाते हैं, है ना। तो बहुत सारी दाल वाली फसलें जो है, मोस्ट ऑफ द कॉमन क्रॉप की हम बात करें तो अधिकांश दाल वाली फसलों में बीज पत्र जमीन के ऊपर आ जाते हैं, उसको एपीजीएल कहेंगे हम, ऊपरी भूमिक, यानी कि बीज पत्र जमीन के ऊपर आ गए। घास वाली फसलों में क्या होता है? ग्रासेस में हम बात करें, स्पेशली मोनोकोट ग्रुप की जो फसलें हैं उनकी हम बात करेंगे तो बीज पत्र जमीन के अंदर ही रह जाते हैं, इसलिए उसको हाइपोजियल जर्मिनेशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्कलेस वैरायटी ऑफ द बार्ले। हस्कलेस यानी कि छिलका रहित, जो कि वो कौन सी वैरायटी है जो छिलका रहित होती है? और दोस्तों वहां पर ऑप्शन के हिसाब से हम बात करेंगे तो जो डोलमा वैरायटी होती है, डोलमा वैरायटी जो है बार्ले की, यानी कि जो कि वो हस्कलेस वैरायटी होती है। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो डोलमा है, हिमानी है, कैलाश है, ये ऐसी वैरायटियां हैं जो हिली एरियाज यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। उसमें जो डोलमा वैरायटी है उसको हम लोग हस्कलेस वैरायटी कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl, और KCl में पोटाश की मात्रा कितनी होती है? साथियों KCl जिसको हम लोग MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश भी कहते हैं, इसमें K का परसेंटेज 60 होता है। तो यहाँ पर पोटाश की मात्रा 60% होती है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि पोटाशधारी जो उर्वरक है, पोटाश वाले जितने भी उर्वरक है, इनका निर्माण भारत के अंदर नहीं किया जाता। तो जितने भी पोटाश वाले उर्वरक है वो भारत के अंदर बाहर से बुलाए जाते हैं, हम लोग उसको आयात करते हैं।
ठीक है। तो ये इंपोर्टेड फर्टिलाइजर कहलाते हैं। तो पोटासधारी जितने भी उर्वरक है, पोटासिक फर्टिलाइजर, इनको हम इंपोर्टेड फर्टिलाइजर कह सकते हैं, क्योंकि इनका निर्माण भारत में किसी भी राज्य में नहीं होता, ये विदेशों से आयात किए जाते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। एडल्ट फीमेल ऑफ द गॉट इज नोन एज, एडल्ट फीमेल ऑफ द गॉट यानी बकरी की जो युवा मादा है उसको क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लगभग 24 क्वेश्चन हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एग्रोनॉमी के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी यहाँ पर आपके पेपर के अंदर दिए हुए हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने की आवश्यकता है। हालांकि ये हमारा फर्स्ट पेपर है, इसके बाद में कल फिर आपके सामने इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो लेकर के आने वाला हूँ, और यहाँ पर मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको पीजीटी और टीजीटी इन दोनों के जो क्वेश्चन है जो पिछली बार एग्जाम में आए हुए थे उनके जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो सकते हैं, और उसके आसपास के नए क्वेश्चन क्या बनेंगे, उसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवाने वाला हूँ। देखिए हम बात करेंगे कि गोट में जो युवा मादा होती है उसको डोई कहा जाता है, डोई या नेनी। डोई या नेनी जो है वो बकरी की युवा मादा को हम कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम बात करें कि शिप में, भेड़ में हम बात करें कि फीमेल को क्या कहा जाता है, तो वहां पर ईव जो है शब्द वो इस्तेमाल किया जाता है। जबकि हम बात करेंगे जो जेनी टर्म है, जेनी, वो किसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, तो गधी के लिए जेनी टर्म का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। स्टेलियन टर्म का मतलब क्या होता है, तो जो घोड़े में हम बात करेंगे, नर की हम बात करें, मेल की हम बात करें हॉर्स में, तो उसको स्टेलियन कहा जाता है। फीमेल की हम बात करेंगे तो घोड़ी को मेयर कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से पिग यानी कि सुअर की हम बात करेंगे तो वहां पर मेल को बोर कहा जाता है, सुअर के नर को बोर कहेंगे, जबकि सुअर की मादा को सो कहा जाता है। तो दोस्तों आपको एनिमल में, एनिमल हस्बेंड्री में यंग मेल और फीमेल और नवजात जो बच्चे होते हैं उनके टेक्निकल टर्म क्या है, ये आपकी एग्जाम में यहाँ पर पूछे गए हैं। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, यानी कि NDRI कहाँ पर स्थित है साथियों। इसका हमारा जो परफेक्ट आंसर आएगा वो आएगा करनाल। NDRI जो है वो करनाल में स्थित है साथियों। ये आज के हमारे 25 क्वेश्चन हुए। इसके बाद के अगले 25 क्वेश्चन में कल फिर आपके सामने लेकर के आने वाला हूं। इस क्वेश्चन के बारे में आपका रिव्यू कैसा है, ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन है, और इनके जो आंसर दिए हैं ये मैंने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम का लेवल होता है, पेपर का लेवल कैसा होता है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। इस एग्जाम को लेकर के हम लोगों ने लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी है, लाइव कोर्स हमारा यहाँ पर अवेलेबल हम लोगों ने करवा दिया है। किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या है पीजीटी और टीजीटी के लिए, यदि आप हमारे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये मेरा मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और गूगल के प्ले स्टोर से एपिकल एग्री एकेडमी का हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हम लोग यूपी टीजीटी और पीजीटी का पूरा जो कोर्स है वो लाइव क्लासेस के रूप में, रिकॉर्डेड लेक्चर के रूप में आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। तो जो भी साथी हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं वो गूगल के प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। आप मेरे साथ में बने रहिए, कल हम फिर आएंगे और अगले जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।